खुदा ना खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, ये कुछ भी रीज़न की वजह से आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, जी कुछ भी हो गया, तो जी। क्या कोई इंश्योरेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट है? जिस तरह यूरोप में तो आपको विदाउट इंश्योरेंस आप रह ही नहीं सकते ना किसी अपार्टमेंट में, यहाँ क्या स्ट्रक्चर होता है? पहली बात तो टचवुड यहाँ पर रेगुलेशंस बहुत हाई है और डिमांड बहुत हाई है दुबई गवर्नमेंट का। जब वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। दे हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स दे हैव टू अबाइड बाय, राइट। कि हर एक बिल्डिंग का इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए जब बिल्ड करते हैं। आई दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस इट इज़ नॉट मैंडेटरी, पर जो भी स्मार्ट ओनर्स है उन्होंने अपना अपार्टमेंट के लिए इंश्योरेंस लेकर रखा है। अच्छा, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी ऑफ कोर्स पर्सनल लेवल? लैंडलॉर्ड्स ने भी इंश्योरेंस लेकर रखा है उनके खुद के घरों के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर इंश्योरेंस नहीं रहा तो फिर कौन बनाएगा वापस। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो टेनेंट्स रहते हैं काफ़ी सारे, उन्होंने भी खुद के घर के लिए इंश्योरेंस लेके रखा है, बिकॉज इन केस ऑफ अ फायर और अ फ्लड और वट एवर, इंश्योरेंस हेल्प्स यू टू रीलोकेट एंड रीस्टार्ट, राइट। क्योंकि आपने उसके लिए पैसे भरे हुए। तो जो भी ऐसा कुछ एक्ट ऑफ गॉड या आ गया, सो देन थिंग्स आर एटलीस्ट टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है, आई नो कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, बट क्या यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है यहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान, या यहाँ पे इन्होंने अपनी लोकल रीजन के हिसाब से किए हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह अर्थक्वेक है, अब जापान के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं शायद पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं किए जाते अर्थक्वेक को लेके, तो यहाँ क्योंकि पे जापान में अर्थक्वेक का ज़्यादा है ना? टेंडेंसी ज़्यादा हाँ, है। बिल्कुल वो रीजन है। आई थिंक हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ के, जिन्होंने गाइडलाइन सेट करी, जो कंसल्टेंट्स इन्होंने लाए बाहर से, आई एम श्योर उन्होंने अपना पूरा बराबर होमवर्क किया होगा, बेस्ड ऑन विच दे हैव डिसाइडेड टू बिल्ड देयर बिल्डिंग्स। जैसे कि आपके यूएस में काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स होते हैं, राइट। स्टॉर्म्स काफ़ी सारे आते हैं, बिल्कुल। फिर भी वो लोग वुड के घर बनाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स टू बिल्ड अ सीमेंट ब्रिक हाउस इज़ मोर एक्सपेंसिव। राइट। बट यहाँ पर वो कॉस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आता, यहाँ पर स्टॉर्म्स भी नहीं आते, still you get to see very strong prominent structures, which is a good sign. सही। तो इसका जो कुछ है, मेरे ख्याल मैंने जो सुना था 7.5 तक, आई थिंक सो, हर बिल्डिंग यहाँ पे जो बनी हुई है, इवन जो पुरानी भी बनी, 7.5 तक वो रेक्टर स्केल पे कराता है। I think so. Like I said, I'm not an engineer और मुझे कंस्ट्रक्शन का इतना नॉलेज नहीं है, पर मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कैन हैंडल क्वाइट अ बिट। ठीक है। Luckily we don't get earthquakes here, so that's a good sign. सही। अच्छा भाई, इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे हर प्रॉपर्टी एजेंट की अपना ही रेट है। एक तो अच्छा। स्टैंडर्ड रेट होता है, जी। जाहिर है कि 2% 3% लिया जाता है, बाकी फिर हर एक ने वो जहाँ पे हाथ लगता है फेर देते हैं। यहाँ पे कुछ एजेंट्स को, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, उसने कुछ प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो उसको कुछ कमीशन देना पड़ता है या वो डेवलपर से ही लेता है? यहाँ पे दो टाइप के तरीके होते हैं। एक होता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन दूसरे इंडिविजुअल से, लेट्स से आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है। मैं आपसे खरीदने आ रहा हूँ, मेरा ब्रोकर इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रॉपर्टी डायरेक्ट तो आपसे मिल रही नहीं मुझे, बिल्कुल। ब्रोकर के पास है, तो मैं उनसे बात करके ले लेता हूँ। ठीक है। तब वो टाइम बायर को देना पड़ता है 2%। 2%? 2%। ये फिक्स है, ये इसको वेरिएबल कर सकते हैं इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट? आई डोंट थिंक इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, अच्छा, बट वैसे इट ही, इज़ ठीक है। ए थंब रूल और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, के 2% पे काम होता है। ठीक हो गया, सही है। जब आई बात ऑफ प्लान खरीदने की या डेवलपर के थ्रू खरीदने की, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डेवलपर पे करता है। आपको उसमें कुछ पे नहीं करना पड़ता? नहीं, आई वुड से इट्स अनएथिकल टू आस्क फॉर योर बायर इवन मोर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर या इवन कोई प्राइवेट भी है? लेट्स से हम पहले बात कर लेते हैं ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की, उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, फिर हम ऑफ प्लान की बात करें। जी, अगर आप रीसेल में खरीद रहे हैं तो आपको एनओसी चार्जेस आते हैं, मेजरली वो सेलर कवर करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने के लिए मुझे मेरे डेवलपर को बताना पड़ता है कि मुझे सेल करना है, वो बोलेगा ठीक है, आपने सारे सर्विस चार्जेस भर दिए, आप चेंज कर सकते और हैं। रफली कितनी है वो? डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर, कोई कोई जगह पे 150 दिरहम चार्ज करते हैं, कोई कोई जगह पे 500 दिरहम, वेरी नॉमिनल अमाउंट। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में आपका ब्रोकर होता है इन्वॉल्व, कोई कोई ब्रोकरेजेस कन्वेंसिंग चार्ज करते हैं, जहाँ पे वो सारा डॉक्यूमेंटेशन लेके लीगलाइज करवाते हैं, अपॉइंटमेंट सेटअप करवाते हैं, वो भी रेंज करता है एनीवे बिटवीन 3000 to 7000 बेस्ड ऑन द ब्रोकरेज और उनकी क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं आपको। बाद में आता है आपका ट्रस्टी ऑफिस फीस, विच ऑल्सो रेंजेस बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी समटाइम्स, वन नॉट समटाइम्स, मैनी टाइम्स। तो वो रेंज करता है एनीवे बिटवीन 2-2.5 अगर गिफ्ट डीड हो गया या कुछ, जो 0.125% पे चलता है, और उसकी फ़ीस अलग रहती है। एंड देन यू कैन गो अप टू 5-5.5 दैट इज़ द ट्रस्टी ऑफिस फीस, जो आपका रजिस्ट्रेशन करके देता है।
एंड देन आपका लैंड डिपार्टमेंट फीस आती है जो 4% रहती है ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। 4% ये मेजर है बेसिकली। यस, दैट इज योर बिगेस्ट कॉस्ट। हाँ, ये ऑफ प्लान में भी और जी। ऑन ग्राउंड पे भी सेम रहती है, राइट? जी, इट इज फ्लैट अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, ये गवर्नमेंट की फी है डायरेक्टली, आपने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट आपकी स्टैम्प ड्यूटी हो गई वो। स्टैम्प ड्यूटी होगी, बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और किसी किस्म की कोई हिडन चार्जेस? नहीं, जहाँ तक मुझे तो पता है। तो प्रिसाइजली ये 4% ही होगी जो आपने पे करनी है टू द गवर्नमेंट, जो भी आपकी एक्चुअल प्राइस होगी उसके ऊपर आप करेंगे। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं थोड़ा सा टैक्स के ऊपर, जी। क्योंकि दुबई इस वक्त जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है वो टैक्सेशन है। आज से कुछ साल पहले तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही ज़ीरो पे चल रहे थे। तो अभी इस वक्त क्या पोजीशन है? जिस तरह 5% वैट है, आई थिंक सो। जी, 5% VAT। ठीक है, 5% जो VAT है ये किस प्राइस पे लगेगा आपको, और ये किसके लिए, बायर के लिए, सेलर के लिए? ये आई थिंक पास ऑन होते रहती है, राइट? अगर आप देखेंगे, लेट्स से हमने एक अपार्टमेंट बेच, लेट्स से हम कंज्यूमेबल्स की बात करते हैं, अगर हम सुपरमार्केट पे जाते हैं जी, तो कंज्यूमर पे करता है 5%, बिल्कुल। जो आप फॉरवर्ड लेकर सुपरमार्केट से लेकर सप्लायर से लेकर देन इट गोज बैक टू द गवर्नमेंट। सो इवेंचुअली द कंज्यूमर पेज फॉर इट, जो आपका 5% VAT हो गया। और उसके बाद में आपका कॉर्पोरेट टैक्स आता है। नहीं, पहले इसको देख लेते हैं VAT। अब आपने जिस तरह आप बता रहे हैं कि इसमें बिजनेस में जो आपने अपार्टमेंट लिया उसकी टोटल प्राइस जो थी 800 समथिंग, आपने उस पर पे किया था 5% वैट? रेजिडेंशियल पे हम वैट नहीं भरते। अच्छा, रेजिडेंशियल पे नहीं है? नहीं, ओके। ओनली ऑन कमर्शियल। तो जो भी चीज़ आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हो या जो भी चीज़ कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, उसके ऊपर हम पे करते मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी इफ यू बाय तो यस यू हैव 5% is valid. अगर रेजिडेंशियल है तो यू डोंट हैव टू पे। हैं। नो सर। नाउ कमिंग टू द कॉर्पोरेट वैट व्हिच इज रिसेंटली बीन इम्प्लीमेंटेड, इट्स जी। 9%, राइट? इनिशियली 5% था ओके, एंड देन इवेंचुअली इट वाज रेज्ड अप टू 9%। 9%। वो किसको लगेगा? कॉर्पोरेट टैक्स लगता है जब आप बिजनेस कर रहे हो। लेट्स से मेरा बिजनेस है ठीक है। और अगर मैंने क्रॉस ओवर किया $100,000 को एज अ नेट प्रॉफिट टू मी, तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उसके अंदर मुझे 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अच्छा, तो इस केस में तो ये भी नहीं है यहाँ पे भी। लेट्स से एक इन्वेस्टर आता है, वो यहाँ प्रॉपर्टी बाय करता है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं पे करना, बिकॉज रेजिडेंशियल लेट्स से अगर बाय कर रहा है। हाँ, अगर वो खुद के नाम पे ले रहा है तो इफ़ ही इज़ बाइंग इट अंडर अ कंपनी, ओके, फिर देना पड़ेगा उसको। नहीं। अगर उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा है कि वो 100,000 क्रॉस कर रहा है, तब जाके उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा।